नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। देश में आतंक का नया रास्ता सामने आया है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से भी आतंकी आकर भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश से एक आतंकी न सिर्फ पाकुड़ में घुसा बल्कि युवाओं को ट्रेनिंग देकर वापस लौट गया। खुफिया अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस एक्टिव हुई है। देखिए रिपोर्ट। का झारखंड कनेक्शन, पाकुड़ में देश विरोधी साजिश, युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग। बांग्लादेश से आया आतंकी, ट्रेनिंग देकर लौटा आतंकी। देश में आतंक का नया रास्ता सामने आया है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत में आतंकी साजिश रचने में जुटा है। सूत्रों की माने तो खुफिया पत्र से यह खुलासा हुआ कि बांग्लादेश से एक आतंकी पाकुड़ घुसा, देश विरोधी साजिश रची, करीब 15 युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दिया और फिर वापस लौट गया। बांग्लादेश से अब झारखंड घुस रहे आतंकी, देश विरोधी साजिश के लिए झारखंड की जमीन का इस्तेमाल। बांग्लादेश से पाकुड़ आया जेएमबी से जुड़ा आतंकी अब्दुल मम्मू। आतंकी संगठन जमाअतुल मुजाहिदीन से जुड़ा है अब्दुल मम्मून। अब्दुल मम्मून ने पाकुड़ में 15 युवाओं को दी आतंक की ट्रेनिंग। मुर्शिदाबाद के धूलिया के रास्ते बांग्लादेश की सीमा पार कर घुसा था पाकुड़। पाकुड़ में जेएचए नामक संगठन के सदस्यों के साथ की बैठक में बंगाल और पाकुड़ के कई संदिग्ध हुए थे शामिल। 6 जनवरी को भारत की सीमा में प्रवेश किया था आतंकी अब्दुल। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस सक्रिय। देश विरोधी इस साजिश में मुर्शिदाबाद के जलांगी के कई लोग शामिल हुए थे। अब खुफिया अलर्ट के बाद झारखंड एटीएस एक्टिव है। हालांकि मंत्री इरफान अंसारी ने आतंकी के पाकुड़ में घुसने की खबर को सिरे से खारिज किया है और बीजेपी की साजिश करार दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है झारखंड में। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमें काम करने दीजिए। झारखंड में अगर बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं तो ये काम हमारा नहीं है रोकने का, ये काम सेंट्रल का है, सेंट्रल मिनिस्ट्री का काम है। अब हमारी सरकार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? हम लोग क्या करेंगे उसको? अगर झारखंड में कोई अमेरिका घुस जाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्या कर रहे हो यार? कोई चाइनीज घुस जाए इसमें मेरी क्या गलती है? हम लोग भगाएंगे, हम लोग देखेंगे, और जो दोषी है इलीगल है उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, कुछ नहीं है। सब नाटक मत करे भाजपा, मन नहीं भरा अभी क्या इसको? तमाशा मत बना, बता दे रहे हैं। पेपर में छाप देने से क्या बांग्लादेशी हो गया? आतंकवादी कैंप हो गया वहां? गरीब आदमी खाना, हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। मेरा फूड एंड सप्लाई है, हम उसको उत्थान के लिए हम लोग, हमारी सरकार लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। घर नहीं है, अब आवास दे रहे हैं हम लोग, रोड नहीं है, रोड दे रहे हैं, पुल दे रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर हम लोग बना रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सीपी सिंह ने कहा है कि जिहादी मानसिकता के कुछ लोग झारखंड में भी हैं। इरफान अंसारी क्या बात करेंगे? ये भी तो उसी इस्लामी मानसिकता के लोग हैं। ये सारे के सारे जिहादी विचारधारा के लोग हैं, तो ये तो पक्ष लेंगे ही ना। दुर्भाग्य और भी है कि भारत की सियासी पार्टियां भी अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उनका सपोर्ट करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का। अब इसका खामियाजा तो भारत को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। झारखंड की जमीन का इस्तेमाल देश विरोधी साजिश के लिए होना गंभीर मामला है, लेकिन आतंकी गतिविधि पर सियासत होना भी गंभीर है। फिलहाल झारखंड एटीएस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जेएमबी की सक्रियता संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ में पहले भी रही है। इस संगठन के संदिग्धों की जानकारी पहले भी एटीएस ने जुटाई थी।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान, रुचि और राकेश की रिपोर्ट। झारखंड पर आतंक का काला साया मंडरा रहा है। संथाल परगना में बांग्लादेश से एक आतंकी आता है, 15 युवकों को ट्रेनिंग देता है, आतंकी बनाने की कोशिश की जाती है, ट्रेनिंग देकर लौट जाता है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खुफिया तंत्र कहां फेल हुआ? आखिरकार जब एक आतंकी बांग्लादेश से हमारे देश में दाखिल हुआ, उस वक्त सुरक्षा बल कहां थे? और लौट भी जाता है, इस पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष कांग्रेस का कहना है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई आतंकवादी नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार करते हुए सीपी सिंह, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि ये भी वही मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल एक और है, क्या स्लीपर सेल के लिए बार बार जो हमारे राज्य का नाम सामने आ रहा है, इस पर अब तक कार्रवाई को लेकर क्या कोई ठोस पहल नहीं की गई है? एटीएस सक्रिय बिल्कुल हुआ है, लेकिन क्या जड़ पर वार नहीं हो पा रहा है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ गए। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल शाहदेव जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। एक और आतंकवादी झारखंड में दाखिल होता है, 15 युवकों को आतंक के दलदल में ढकेलता है, ट्रेनिंग देकर लौट जाता है। किसकी फेलियर मानेंगे? जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रतुल जी, देखिए, जिम्मेदारी तय करने से पहले मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आतंकवाद और देश के खिलाफ कोई भी साजिश करने का जो मुद्दा होता है, वो किसी भी राजनीति से ऊपर होता बिल्कुल। है। मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों को इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। साहब, हम लोगों ने आतंकवाद का दंश झेला है कई वर्षों तक। कश्मीर में, पंजाब पूरे तरीके से इसी तरीके से आतंकवाद की चपेट में था। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद की चपेट में था। एलटीटी ने आतंक बचा रखा था साउथ के कई स्टेट्स में। तो आतंकवाद का दंश भारत ने बहुत बुरे तरीके से झेला है। देखिए, अभी जो चीज़ हुई है वो बहुत ही गंभीर है। आप देखें, जो प्रतिबंधित संगठन है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसका एक आतंकी आता है, पश्चिम बंगाल से क्रॉस करता है सीमा, झारखंड में इंटर करता है। और पाकुड़ को कोई कुछ भी कह दे, पर वो एक तरीके से शरण स्थली बन गई है देश विरोधी गतिविधियों की। वहां जाता है, वहां रहता है कई दिन, बैठकें करता है और बैठकें करके युवकों को ट्रेनिंग देता है। अपनी जो विचारधारा है, देश के विरोधी विचारधारा है, वो बैंड संगठन है, तो देश विरोधी विचारधारा में उसको ट्रेनिंग देता है युवकों को। आप सोचिए, अगर वो 15 युवकों को दे रहा है, तो ये 15 युवक और कितने लोगों को ये बात की ट्रेनिंग देंगे? ये वायरस की तरफ फैलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, कहते हैं ना, अच्छी खबरें जल्दी नहीं फैलती, लेकिन जो बुरी चीजें होती है ना, वो बहुत जल्दी फैलती है, खास करके जब इस तरह के युवक उसके साथ हों। तो उसके बाद वो रहता है कई दिन पाकुड़ में। स्पेशल ब्रांच को, लोकल पुलिस को, लोकल इंटेलिजेंस को इसकी खबर नहीं होती है। उसके बाद ये अब्दुल नाम का जो आतंकवादी है, जो एटीएस के इंटरनल मेमो में, जो आज के समाचार पत्रों में भी छपा है, जो आपने भी दिखाया है, एटीएस ने सारे जिलों के एसपीज को अलर्ट किया है कि साहब, एक आतंकवादी जो एक प्रतिबंधित संगठन से आया है, उसने इस तरीके की बैठकें की है पाकुड़ में, और उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। इस संगठन की गतिविधियों पर निगाह रखने की आवश्यकता है। पर यह बड़ा प्रश्न यह है कि साहब, ऐसा क्या हो रहा है पाकुड़ में कि ये लोग को शरण स्थली मिल रही है? देखिए, पाकुड़ में बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ, और ये जो कहते हैं ना कि अभी मैं सुन रहा था माननीय मंत्री इरफान साहब को, उनका कहना था कि ये लोग एक बार सीखे नहीं जो घुसपैठ का मुद्दा उठाकर। साहब, हमारे लिए ना घुसपैठ का मुद्दा देश हित का मुद्दा है। वो चुनाव दर चुनाव नहीं बदलता। जब हम 2 सीटों पे थे 1984 में, तब भी 370-35 से हटाना हमारे एजेंडा में था, राम मंदिर बनाना हमारे एजेंडा में था, और जो कश्मीर में जो एक तरीके से आतंकवाद था, उसका खात्मा भी हमारे एजेंडा में था, और ट्रिपल तलाक भी हमारे एजेंडा में था। हम 303 पहुंचे तो भी हमारा एजेंडा वही रहा। चुनाव दर चुनाव, सफलता असफलता बहुत छोटी चीज है आयुष। हम भले ही असफल रहे हो, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ तो आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, जो दूसरे धर्म के घुसपैठिए आते हैं, उनको तो नागरिकता मिल जाती है सीएए के तहत, लेकिन ये जो मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं, वो झारखंड के मुसलमानों का हित मारते हैं। हमने कई बार चर्चा की है, 15 सूत्री योजना, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप योजना, जितनी योजना है, सब ये बांग्लादेश के जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, यहाँ के मुसलमानों का हक मार जाते हैं। अब देखिए, ये अब इसमें फिक्सेशन होगा, ये फिर कहेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ।
4096 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो दूसरी सबसे बड़ी सीमा है, 5 राज्यों को टच करती है। और इसमें सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर जो है वो पश्चिम बंगाल से टच करता है। और उसी रास्ते ये दाखिल भी हुआ था जो अब तक खबर सामने आ रही है। देखिए 4096 किलोमीटर में जो फेंसिंग हो चुकी है आज के दिन में, वो एग्जैक्ट मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, भारत सरकार का आंकड़ा है कि उसमें अभी तक 3100 किलोमीटर पे फेंसिंग हो चुकी है। यानी माफ कीजिएगा 3326.14 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है। 800 अभी किलोमीटर पे फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई है, उसके 2-4 कारण है। ये कारण को भी जानना जरूरी है आयुष, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ तो बहुत दूर इलाका है, आप जानते हैं सुंदरबन का इलाका है, ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा नदी आती है, वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती, वहां पेट्रोलिंग होती है। कुछ ऐसे बाजार हैं जो दोनों सीमा से एकदम सटे हुए हैं, वहां भी फेंसिंग संभव नहीं है, घर है बीच में, वहां स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग ही हो सकती है। और सबसे जो दुखद पहलू है, आप देखें केंद्र सरकार का जो डेटा है, उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने ये दिसंबर में डेटा जारी किया है, 72 जगह ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे, उसने लैंड मांगा था फेंसिंग करने के लिए ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अच्छे से फेंसिंग करवा सके। 72 ऐसे जगहों में इन्होंने अभी तक अनुमति नहीं दी है। और आपको मैं दिखा रहा हूं, जब पूरा हंगामा हुआ, जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, झारखंड में ही हुआ था, जब जो जितने अगल बगल के राज्यों के डीजी आए थे, ये मसला उठा, पश्चिम बंगाल पर प्रेशर हुआ, तो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने, सरकार की कैबिनेट ने 28 जनवरी 2025 को जाकर सिर्फ किस जगह पे परमिशन दिया है, इन्होंने करीमपुर दिया है नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, उसका 7 किलोमीटर का एरिया था, उसके लिए परमिशन दिया, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद। तो जब तक 72 पॉइंट से पश्चिम बंगाल से पोरस है, जहां आप फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो जमीन है वो राज्य सरकार की है, वो परमिशन नहीं देगी, तब तक केंद्र वहां फेंसिंग नहीं कर सकता है। तो ये राजनीति से परे विषय, मैं किसी दल को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है साहब। बेटी अंकिता को जलाकर मार डाला गया था, आपको याद है ना? बिल्कुल। उस समय जो सलमान था, उसके तार किससे जुड़े आए थे? एक प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन था अंसारुल बंगला। उस अंसारुल बंगला के खिलाफ भी कार्रवाई की तत्कालीन हम लोग विपक्ष में थे, हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन उस अंसारुल बंगला को झारखंड सरकार ने क्या किया, उसके अकाउंट फ्रीज किए, किस तरीके के काम किए, अभी तक इस पे कोई स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है ये आतंकवाद के खिलाफ दल से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, सिर्फ एक वर्ग को, सिर्फ एक तुष्टीकरण के कारण इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार वो जमीन नहीं दे रही। और सबसे बड़ा प्रश्न, झारखंड सरकार क्यों आंख मूंद कर बैठी है? भाई अभी कांग्रेस के पूर्व प्रभारी थे, अभी हट गए, अब्दुल मीर साहब, उन्होंने कहा था कि जो सिलेंडर 450 रुपए का वो तो घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। भाई चुनाव हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, हम नहीं जीत पाए चुनाव में, लेकिन ये मुद्दा तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, ये तो बदलेगा नहीं चुनाव से। तो हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को अविलंब, वो 72 जगह में सिर्फ एक जगह पे उन्होंने परमिशन दिया, 71 जगह पे परमिशन देनी चाहिए। और पाकुड़ और जो साहिबगंज और दुमका का इलाका है जहां बांग्लादेशी इन्फ्लक्स हुआ है, और ये डेटा कहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो संथाल में किया आयुष हाईकोर्ट में, वो ये कहता है कि इन्फ्लक्स हुआ है, इस पे रोक लगाने की आवश्यकता। बिल्कुल, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर नजर आई है। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि संथाल में घुसपैठ हुआ है, पाकुड़ में इन घुसपैठियों को पनाह दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि स्लीपर सेल के लिए झारखंड अड्डा बना हुआ है। आखिरकार किसके सह पर कौन पनाह दे रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। चर्चा हो रही है आतंकवाद को लेकर, चर्चा हो रही है घुसपैठ को लेकर, चर्चा हो रही है खुफिया तंत्र को लेकर, चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि आतंकियों को कौन पनाह दे रहा है। हम रुख करते हैं कांग्रेस का, हमारे साथ राजेश सिन्हासनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जहां एक तरफ एटीएस के खुफिया पत्र में इस बात का खुलासा होता है कि एक आतंकवादी बांग्लादेश से आता है, 15 दिनों तक युवकों को ट्रेनिंग देता है और चला जाता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को सिरे से खारिज कर रही है, नकार रही है। कांग्रेस का कहना है, और मंत्री इरफान अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई आतंकवादी नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला कर रही है, पेपर में यूं ही छाप दिया गया है। यह आरोप लगाया गया है आप लोगों की ओर से। क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो कहिए कि जांच होनी चाहिए। देखिए आयुष, आतंकवाद एक बहुत ही गंभीर मामला है, और निश्चित तौर पे अगर हमारे राज्य की चर्चा हो रही है, पाकुड़ की चर्चा हो रही है, कहीं भी ऐसी प्रकरण हुई है तो ये जांच का विषय है। बिल्कुल।
रही बात बॉर्डर सुरक्षा की, आतंकवाद की, घुसपैठिए की, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से लेकर, शुरुआत से लेकर अब तक घुसपैठ का मुद्दा को लेकर के लगातार ये लोग क्षेत्र में जाने का काम किए। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तय करने की आवश्यकता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी 2014 में केंद्र सरकार के लिए, और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मंच से बड़ी बड़ी वादे किए, बड़ी बड़ी भाषणें दिए। क्या भाषण था उनका? 56 इंच का सीना, लाल आंख। निश्चित तौर पे कहां है वो 56 इंच का सीना, कहां है वो लाल आंख? केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही है? अमित शाह जी गृह मंत्री है, क्यों नहीं इस्तीफा मांगते आपके चैनल के माध्यम से? किसकी जिम्मेदारी है ये? अगर ऐसा होता है हमारे राज्य में तो ये सीधे तौर पे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर सुरक्षा के बारे में भी चर्चा चल रही थी, बॉर्डर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, 11 वर्ष हो गए इनके सरकार को, और सरकार बनने से पहले एक मौका हमें दिया जाए, एक मौका हमें दिया जाए, एक मौका हमें दिया जाए। निश्चित तौर पे जनता ने आपको 3-3 मौका दिया। अगर एक भी घुसपैठ हमारे राज्य में हुआ, एक भी आतंकवादी आकर के वापस चले जा रहे हैं, चूंकि हम तो नहीं मानते, लेकिन अगर आए तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे किसी के ऊपर है, तो वो भाजपा के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये। जी, आपके चैनल के माध्यम से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छोटे छोटे इश्यूज पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतर जाते थे और इस्तीफा मांगना शुरू करते थे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर हमारे राज्य में ये चर्चा भी हो रही है, ऐसा हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं एटीएस के लोगों से बात नहीं किया हूं या कोई बड़े अधिकारियों से हमारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे भारत देश की आजादी के बाद से आतंकवाद का दंश झेल रहा है काफी लंबे समय। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पूरा प्रयास किया, कोशिश किया, और उसमें बहुत हम लोग सफल भी हुए। चाहे 1972 की बात करूं या लगातार पाकिस्तान की बॉर्डर सुरक्षा की बात करूं, इंडिया में जब हम लोगों ने पूरा पाकिस्तान को घेरने का काम किया, या दूसरे देश के लोगों को घेरने का काम किया, तो अगर कोई भी बॉर्डर से घुस रहा है तो ये बॉर्डर सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बॉर्डर सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में आती है। और केंद्र सरकार कहां है ये तय करने की जरूरत है, ये जानने की आवश्यकता है। हम पिछले चुनाव में हम देख रहे थे, अभी 2 महीने पहले चुनाव बीता, इनके माननीय मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य से आए हुए थे, घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम घुसपैठ किए हुए थे लगातार। एक भी घुसपैठ भी हुआ अगर, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े बड़े वादा किया, बड़े बड़े भाषण दिए। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार भाषणें देते रहते हैं। अरे आप गृह मंत्री हैं, अगर एक भी ऐसी चूक हो रही है तो इसकी असफलता केंद्र सरकार के ऊपर आती है, उनको जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हमारे राज्य से सटा हुआ तो बॉर्डर भी नहीं है, बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, आप देखेंगे असम से सटा हुआ बॉर्डर है, दूसरे राज्यों से सटा हुआ बॉर्डर है, कुल 5 हमारे राज्य से सटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर एक भी लोग इंटर कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भाजपा के लोगों को लेनी चाहिए। जी, देखिए, भाजपा के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन राजेश जी, एक सवाल होगा, स्लीपर सेल को लेकर कई सवाल उठे, और खासतौर पर राजधानी रांची की बात कर लें, एक आतंकी संगठन से जुड़ा आतंकवादी ही उसे कहेंगे, युवक कहलाने लायक नहीं है। रिम्स में 3 साल तक पढ़ाई करता है, फिर मेडिका अस्पताल में वो कार्यरत होता है, उस दौरान उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। लेकिन फिर भी राज्य सरकार का कहना है कि हमें इस बात की भनक नहीं थी। तो क्या ये फेलियर नहीं है? देखिए, हमारी सरकार और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी एकदम सीधा हमारा रास्ता है, और हम सीधे तौर पे साफ तौर पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आतंकवाद के साथ कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए, ये हम भी मानते हैं कि कोई भी पार्टी हो देश की, ना तो कभी की आतंकवाद है के साथ समझौता और नहीं ना करेगी। कभी कर सकती है। आतंकवादी विचारधारा के लोग जो है
जो भारत देश में अगर घुसपैठी करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत गंभीर मामला है। इसको जांच का विषय है बिल्कुल। और ये जो हमारे जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो हमारे राज्य की एजेंसियां हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार हम इसको रोकने का प्रयास करें, और रोकना ही चाहिए। और कानून अपना काम कर रही है, निश्चित तौर पे हमें भरोसा भी है कि एटीएस भी अपना काम करेगी, केंद्रीय एजेंसियां भी अपना काम करेंगी और आतंकवादियों को हम लोग रोकने का काम करेंगे। चलिए, आतंकवादियों को रोकने का काम राज्य सरकार करेगी, कांग्रेस का कहना है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, चलिए एक पल के लिए कांग्रेस की ओर से जो बातें कही जा रही है कि अगर एक भी आतंकी या एक भी घुसपैठ बांग्लादेश से या दूसरे देश से हमारे देश में दाखिल होता है तो यह केंद्र सरकार की फेलियर है। एक पल के लिए अगर माना भी जाए कि खुफिया तंत्र कमजोर पड़ा, हो सकता है केंद्र सरकार की फेलियर हो, लेकिन 15 दिनों तक एक आतंकवादी ट्रेनिंग देता है बड़े पैमाने पर, क्या 15 दिनों तक कोई खुफिया तंत्र काम नहीं करता है? कोई सुरक्षा तंत्र राज्य सरकार का काम नहीं करता? किसी को कोई भनक नहीं? देखिए, आतंकवाद जो है काफी गंभीर और संवेदनशील मामला है, चाहे राज्य के हित में हो या देश के हित में हो। ये अति गंभीर मामला है। इस पर सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव से पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर हल्ला बोल आंदोलन के रूप में इसको ले रही है। आतंकवाद घुसपैठिया। आपको स्मरण कराएं आयुष जी बिल्कुल, कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को बांग्लादेश की घुसपैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा जी। जवाब दी केंद्र सरकार क्या? केंद्र सरकार की पूरी जवाबदेही है। आप सिक्योरिटी फोर्स आपका क्या कर रहा है, बॉर्डर में आप क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें देते, भाषण देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। 56 इंच का चौड़ा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। वेयर इज दिस? कहाँ गया यह भाषण का जो होना चाहिए? इसलिए सारा सर अगर कोई साजिश के तहत अगर झारखंड सरकार को जिम्मेवार मानता है, केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 15 दिनों से वहां कोई तालीम दे रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको पता था तो आपने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? पता तो खैर किसी को नहीं था। पता क्यों? आप जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? जब बांग्लादेश पता होता भले ही 15 दिन का ट्रेनिंग देता लेकिन वापस नहीं लौट पाता, इतना दावे के साथ चल रहे हैं। निश्चित रूप से, लेकिन यह एक गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। इसको संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए। केवल आरोप लगा देने से, केंद्र सरकार आरोप लगा दे कि झारखंड की जवाबदेही है, भारतीय जनता पार्टी कहते कि झारखंड सरकार की जवाबदेही है, तो केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? बिल्कुल। अब इतना लगातार हल्ला कर रहे, 11 वर्षों से आपकी सरकार है केंद्र में, क्यों नहीं कदम उठाया? क्यों नहीं आपने पहल किया? इसलिए इस पर गंभीर बिल्कुल होकर के सोचना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं। केवल आरोप मत देने। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप एक सेकंड के लिए आप कहते कि झारखंड सरकार नहीं आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो इस पे कदम उठाना चाहिए। आप पर भी तो इस आरोप गठित जांच करना चाहिए। तो बिल्कुल जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, एटीएस एक्टिव हो गई है पूरी तरह से। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि एटीएस एक्टिव है, बिल्कुल सही बात। और तमाम जिलों के एसपी को भी निर्देश दे दिया गया है। वो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार की पूरी जवाबदेही है। केंद्र सरकार को गंभीर संवेदनशील होना चाहिए। माना जाए देश के स्तर पे मान लिया जाए कि केंद्र सरकार की जवाबदेही है, केंद्र सरकार हो सकता है जिम्मेवार हो आपके अनुसार, लेकिन हो सकता नहीं जी। देखिए, जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगा हम आपके बारे में भी हो सकता है कहेंगे, उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा इस मसले पे। चलिए, कहाँ जवाब मिला? चलिए, जवाब तो देना चाहिए। प्रतुल जी जवाब दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला कर रहे हैं, मैं तो राजद के आदरणीय प्रवक्ता से कहूंगा कि थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करके आया करें। ये डैनियल डैनिश ने एक PIL किया था जिसमें कहा था कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो झारखंड में घुस रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, स्थानीय मुसलमानों की जो हित है उस पर कुठाराघात हो रहा है और जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो अवैध रूप से झारखंड में बस रहे हैं,
जिससे पूरी डेमोग्राफी बदल रही जी, है। बिल्कुल। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और एक और जज थे, उनके डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक ज्वाइंट टीम का गठन हो, जिसमें होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी हो, होम सेक्रेटरी झारखंड हो, और ये बैठकर मंथन करे कि इस समस्या जो विकराल रूप ले चुकी है इसका क्या हल निकले। साहब, झारखंड सरकार को तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था कि ये तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट का बहुत जजमेंट है। ये अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने नहीं माना निर्देश को हाईकोर्ट का, ये अपील में गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को नोटिस किया कि हाईकोर्ट के आदेश को ये स्टे कराना चाह रही है झारखंड सरकार, इसमें आपका क्या पक्ष है। इसमें जो ये कह रहे थे इसकी वास्तविक स्थिति यही है। डैनियल किस्कू का ये जो पीआईएल था ना, उससे रिलेटेड है। मैं मुझे बोलने थे, मैंने आपको बोलिए टोका। बोलिए, ठीक है। तो डैनियल किस्कू के इस पीआईएल पर हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था कि आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो चाह रही है हाईकोर्ट का ये आदेश स्थगित हो। अब हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार क्यों स्थगित कराना चाहती थी साहब? हाईकोर्ट ने तो बहुत ही अच्छा एक निर्देश दिया था। ठीक है, राज्य सरकार का वो संवैधानिक अधिकार है, एपेलेट कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के प्रति गंभीर थी तो उसे तो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ज्वाइंट टीम बनानी चाहिए थी। उसमें यह भी नहीं था कि सिर्फ केंद्र की टीम रहेगी, राज्य के भी अधिकारी रहते। ज्वाइंट टीम को था कि 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अमल करे। ये तो विन विन सिचुएशन था, इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता। लेकिन जिनका वोट बैंक और जिनकी राजनीति घुसपैठियों के वोट पर आधारित है ना, उन्हें तो प्रॉब्लम हो गई साहब। और जो बार बार मैं सुन रहा हूं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, बॉर्डर की सुरक्षा बिल्कुल केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है, फेडरल स्ट्रक्चर सरकार का जो होता है वो ये भूल जाते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये आप देखें आयुष, ये ममता बनर्जी जी की सरकार का रियलिटी चेक है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 72 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है वो लैंड नहीं दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बोलने के बावजूद। 72 पॉइंट्स। उसके बाद ममता बनर्जी जी ने सिर्फ नाडिया जिले में 7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच कैबिनेट के आदेश पर वो जनवरी में हुआ। तो जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी और फेंसिंग नहीं होगी, और जहां फेंसिंग संभव नहीं है साहब, वहां पे आप देखें कि किस तरीके से नदी नाले हैं, वहां पर तो कुछ दूसरा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो फेंसिंग का 400-500 किलोमीटर का एरिया बचा हुआ वेस्ट बंगाल में, उसके लिए जमीन देने से क्यों कतरा रही है पश्चिम बंगाल? बिल्कुल, सवाल कई गंभीर खड़ा किए जा रहे हैं। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। और दूसरा बात, इन इन्फिल्ट्रेटर्स का आखिर कैसे बन जाता है राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड? ये कहेंगे ये केंद्र सरकार बनाती है, यूआईडी बनाती है। साहब, इनिशियल वेरिफिकेशन जो है, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर सारा कुछ वो बीएलओ और जो थाना है लोकल, उसके स्तर पे होता है। तो आखिर बड़े पैमाने पर, मैं फिर से इस डेटा को दोहरा रहा हूं, 1951 से 2011 का लास्ट सेंसस के बीच में ट्राइबल आबादी 44% से 28% हो गई संथाल परगना में, और मुसलमानों की आबादी 9% से 23% हो गई। साहब, अब झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, जो ये बांग्लादेश के मुसलमान। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि झारखंड के मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। आरोप यह है कि हमारे आदिवासी मूलवासी, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और यह गलत व्यवहार करने वाले हमारे देश के लोग नहीं है, ये बाहर के बांग्लादेशी घुसपैठ है। और अब सिर्फ घुसपैठ नहीं, सीधे धीरे धीरे जब बात सामने आ रही है तो आतंक का कनेक्शन सामने आ रहा है। जवाब लिया जाएगा, सत्ता पक्ष का भी रुख करें। झारखंड का आतंकवादियों से कनेक्शन मात्र सुनने से ही यह डरावना लगता है। पाकुड़ में एक आतंकवादी बांग्लादेश से पहुंचता है, 15 युवकों को ट्रेनिंग देता है, इस आतंकवाद के वायरस को हमारे झारखंड की जमीन पर बोने की कोशिश करता है, और वो आतंकवादी अपने देश लौट भी जाता है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, आखिरकार गलती किसकी है? आखिरकार अगर 15 दिनों तक एक आतंकवादी झारखंड में शरण लेता है और ट्रेनिंग देकर यहां से चला जाता है, तो क्या हमारा सूचना तंत्र, खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि हमें भनक तक नहीं लगी कि आखिरकार यह आतंकवादी दाखिल हुआ, युवकों को आतंक के दलदल में फंसाने की कोशिश किया और ट्रेनिंग देकर बाकायदा यहां से फरार हो गया, लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं लगी। बात रक्षा की है, सुरक्षा की है। इसीलिए हम फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल में डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जुड़ गए। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे होगा, संथाल की जमीन पर आतंकवादी अब दाखिल हो रहे हैं।
बांग्लादेश से एक आतंकवादी झारखंड पहुंचता है, 15 दिनों तक युवकों को, झारखंड के युवकों को ट्रेनिंग देता है, आतंकवाद के दलदल में ढकेल कर खुद फरार हो जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार यह फेलियर किसका है? कैसे इतना हमारा खुफिया तंत्र कमजोर हो गया? इसको लेकर आप किसकी फेलियर मानते हैं मोहम्मद अली शाह जी? देखिए, जो आतंकी होते हैं वो किस तरीके से बुझाते हैं, हमें रक्षा एजेंसी फेलियर तो मैं मेनली कहूंगा इंटेलिजेंस फेलियर, और कोई रक्षा जो एजेंसी उनकी खास गलती नहीं है, क्योंकि वो अफसर तो काम कर रहे हैं, मगर मेनली इंटेलिजेंस फेलियर होता है। और जो देखिए अभी बांग्लादेश के अंदर जो आफत आई हुई है, वहां से लोग अलकायदा ने हाथ मिला लिया। बांग्लादेश के अंदर कई सारे आतंकी हैं, तो पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, जब वहां से घुसपैठिए आते हैं तो और कई जगहों से तो बांग्लादेश कई चीजें बना सकते हैं, मगर ये तकालनी वाली बात है, चिंताजनक बात है, हिंदुस्तान के लिए चिंताजनक बात है, और इसको हमें और इससे इंटेलिजेंस को और करना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस की फेलियर है, आप कह रहे हैं मोहम्मद अली शाह जी। लेकिन अगर हम बीते कुछ समय की बात कर ले, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कनेक्शन भी झारखंड में देखा गया, कई स्लीपर सेल की गिरफ्तारी भी हुई, राजधानी रांची में बैठकर यहां से बाकायदा एक आतंकी संगठन को ऑपरेट किया जा रहा था, मास्टरमाइंड यहीं से गिरफ्तार होता, और वो भी एक अस्पताल से। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के लिए नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा तो हमारे देश के लिए है, बिल्कुल। लेकिन जितने भी आतंकी अगर हमें सुन रहे होंगे सड़क के उस पार, वो कान खुल के सुन लें और सिर्फ जान लें कि उनको बख्शा तो नहीं जाएगा, उनके दिन नंबर है। अगर वो हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरों से देखें तो बस तो इनकी है नहीं है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जितने भी जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान से नापाक नजरों से, नापाक इरादों से आए हुए, हमारी सुरक्षा एजेंसी को बिल्कुल पहुंचेगी और उनको तरह से कड़ा सबक सिखाएगी। ठीक, बिल्कुल, सबक सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की बात है, हमारे देश की सुरक्षा की बात है। देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते इस तरह की खबरें जब भी सामने आती हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। सवाल यह है कि जब भी झारखंड को लेकर सवाल उठता है, खासतौर पर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ और आतंकवाद को लेकर, राज्य सरकार का कहना है कि बॉर्डर को सिक्योर करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन केंद्र सरकार के लोग यानी नेता कहते हैं कि जब झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ, आतंकवादी दाखिल हो रहे हैं, तो झारखंड सरकार क्या कर रही है? अपने आप में यह गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई जब झारखंड की बात करते हैं या जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत से नक्सली है, टेररिस्ट है, और जब झारखंड की बात करते हैं तो इसमें तो चिंताजनक बात है कि अब तक तो हमारे बाएं जहन में उग्रवाद का ये था, मतलब कि जम्मू कश्मीर में ही होते हैं। फिर अभी लोग बात करने लगे मणिपुर की, हालांकि मणिपुर में मैं सर्विस कर चुका हूँ, मणिपुर में मालूम था, हम जीत चुका हूँ 2005 में स्वयं एज ए कैप्टन, एज ए आर्मी कैप्टन, वहां पे मैं हुआ से लड़ चुका हूँ, तो वहां के बारे में अभी जाने। मगर झारखंड की बात करते हैं या अलग राज्य में किसी और, तो वहां पे अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की प्रॉब्लम है, मणिपुर में अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की प्रॉब्लम है, मेवाड़ की प्रॉब्लम है। तो मेवाड़ की प्रॉब्लम अलग है, अंडरग्राउंड मिलिटेंट की प्रॉब्लम अलग है, उग्रवादी आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में इनकी प्रॉब्लम अलग है। तो ये चिंताजनक बात है हिंदुस्तान की, लेकिन यहाँ पर इन टैंडम आर्मी को, पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंट्स को, पैरामिलिट्री को, सबको साथ में आके एक साथ काम करना चाहिए इसके नजर से। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपनी राय रखने के लिए। ये थे डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी। उन्होंने सीधे तौर पर अगर झारखंड में
आतंकवाद दाखिल हो रहा है तो इसके लिए इंटेलिजेंस फेलियर को जिम्मेदार ठहराया है। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से आज हमारे राज्यवासी सुरक्षित नहीं है, हमारे देशवासी सुरक्षित नहीं है, यह कहना था डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह का। इस विषय पर चर्चा करें। आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है कि आखिरकार यह जिम्मेवारी किसकी थी कि देशवासियों को, राज्यवासियों को सुरक्षित रखे। लेकिन अगर एक आतंकवादी झारखंड में दाखिल होता है, 15 दिनों तक युवकों को ट्रेनिंग देकर सुरक्षित वापस लौट जाता है, तो आखिरकार यह जिम्मेदारी किसकी है, फेलियर किसकी है? डिफेंस एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे। मोहम्मद अली शाह जी ने कहा सीधे तौर पर यह इंटेलिजेंस फेलियर है। रुक कर लेते हैं हम कांग्रेस का राजेश सिन्हा जी है। राजेश जी, सीधे तौर पर इंटेलिजेंस को डिफेंस एक्सपर्ट ने जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा है कि एक साथ होकर, एक मिलकर काम करना होगा, राजनीति से परे हटकर काम करना होगा, तभी इस आतंकवाद जैसे वायरस का खात्मा कर पाएंगे। देखिए आयुष, झारखंड हो, बंगाल हो, असम हो, सभी हमारे देश का धरती और हम लोग अपने धरती में खास तौर पे आतंकवाद तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे राज्य की चर्चा हो रही है और डिफेंस के एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छी बातों को बताया कि सब लोगों को मिल करके, एक साथ होकर के, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन आयुष, ये ठिकरा फोड़ने की जो बात आ रही है, हम लोग ठिकरा फोड़ने का काम नहीं कर रहे केंद्र सरकार के ऊपर। जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन बॉर्डर सुरक्षा आती है जी। आप देख लो, आप सर्च कर लो। अगर खुफिया तंत्र फेल हुआ, अगर खुफिया तंत्र फेल हुआ तो खुफिया तंत्र क्या झारखंड गवर्नमेंट देखती है? खुफिया तंत्र केंद्र सरकार के अधीन आती है। बिल्कुल, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है कि वो जिम्मेदारी ले इसकी। देखिए, हमारे भारत देश में किसी भी जगह अगर आतंकवाद आता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तो हमारे राज्य की बात है। हमारे राज्य में अगर आया, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि इनका तो इस प्रकार का रवैया रहा पूरे चुनाव में कि इन लोगों ने राज्य के सारे लगभग मुसलमानों को ही आतंकवादी और घुसपैठ साबित कर दिया कि पाकुड़ में सारे लोग घुसपैठी है, राजमहल में सारे लोग घुसपैठी है, जो बॉर्डर पे रहते हैं बंगाल के लोग, सब लोग घुसपैठी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुसलमानों की वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है जी। प्रतुल जी ने आज इस शब्द को बोला कि झारखंड के मुसलमानों को का अधिकार को छीना जा रहा है, ये आज की बात है। लेकिन चुनावी दरमियान में इन लोगों का जो भाषा होता था वो दूसरा होता था, ये आप भी जानते हैं। आपके चैनल में मैं भी डिबेट में बैठा हूं, बिल्कुल। और इन लोगों का जो भाषा होता था, घुसपैठी, हिंदू मुस्लिम, आदिवासी मुस्लिम, तो ये लोग केवल लड़ाने का काम करते हैं, ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों को खास तौर पे आज एक अच्छी चर्चा हो रही है, एक अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ, मुद्दा हमारे राज्य से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठिकरा नहीं है आयुष जी, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े बड़े मंचों से भाषण दे करके बोलते थे, एक मौका हमें दिया जाए, हम बता देंगे क्या कर देंगे, ईट सीट बजा देंगे। 56 इंच का सीना हमारा है, लाल आंख दिखाया करते थे। आज कहां है वो? मैं ये जानना चाहता हूं कि है कहां? आज इस्तीफा किसको देने की आवश्यकता है? आज इस्तीफा अमित शाह जी को देने की आवश्यकता है। आज इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री से मांगने की आवश्यकता है। अगर आतंकवाद घुसता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, अब भारत देश के यहाँ के गृह मंत्री को है। चलिए, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अगर झारखंड में या पूरे देश में कहीं आतंकवादी दाखिल होते हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, कांग्रेस का कहना है। चूंकि देखिए, केंद्र सरकार के अधीन बॉर्डर सिक्योरिटी आता है, इसलिए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज, एक गंभीर मसला और एक गंभीर प्रश्न है। राज्य के तमाम जो लोग हैं ये पूछते हैं कि सारे राजनीतिक दल एक होकर, राजनीति से परे हटकर क्यों आतंकवाद के खिलाफ लड़ नहीं रहे? क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर ही सिर्फ चल रहा है? मैं पहले ही कहा कि यह काफी गंभीर और संवेदनशील मामला है। इससे सभी लोगों को मिलकर एकजुटता के साथ इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कहां हो रहा है? जिसकी जवाब नहीं है, यही पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी की पूरी जवाबदेही है। वो क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि हमारी जवाबदेही है, बॉर्डर सिक्योरिटी में हम हैं, हमारी जवाबदेही है। और बड़ा अच्छा लगा प्रतुल जी बोले कि यहाँ के मुसलमानों का हकमारी हो रही है। कम से कम देर से ही सही भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के बारे में लगता है कि अब सोचने लगी है। जी,
देखिए बड़ा विचित्र स्थिति है। जब चुनाव आता है तो भाषा बदल जाता है इनका, और चुनाव समाप्त हो जाता है। मुस्लिम के हितकारी कितने मुसलमानों की इन्होंने टिकट दिया भाई झारखंड में, खाली बोलने से नहीं होता है कि मुस्लिम की हकमारी हो रही है। अरे मुस्लिम के लिए आपने क्या किया? पूरे देश के स्तर पे आप बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए आपने क्या क्या नहीं कहा। कभी हिंदू, कभी सिख, कभी मुसलमान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। और आप लोग जब भी मुस्लिम बात करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि हकमारी हो रही है, हकमारी हो रही है, तो उसको हक देने के लिए आपने क्या किया? आप लगातार आप आवाज उठा रहे, घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही, इसीलिए तो जनता ने नकारने का काम किया आपको झारखंड से। यही मुद्दा में तो आप साफ हो गए। चलिए, इसलिए पूरे लोगों को मिलकर के एक काफी गंभीर समस्या है, संवेदनशील मामला है। बिल्कुल बिल्कुल एकजुटता के साथ, चूंकि यह देश के स्तर का मामला है, राजहित का मामला है, पर गंभीर होना सिर्फ देश या राज्य की बात नहीं, आतंकवाद एक इतना बड़ा खतरा है, पूरे विश्व को इससे परेशानी है। निश्चित तौर पर अगर हम देख लें, अमेरिका में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ, इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि आतंकवाद न सिर्फ झारखंड के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है। और पूरे विश्व की ओर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है कि कैसे इसका खात्मा किया जा सके। राजनीति से परे हटके देशवासी भी यही चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए और इस आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश करे। सत्ता पक्ष झारखंड सरकार की राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है भारतीय जनता पार्टी एकजुट होना नहीं चाह रही है। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख, झारखंड में लोग क्या सुरक्षित है? सवाल इसलिए चूंकि एटीएस की ओर से और राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से जो खुफिया पत्र सामने आया उसमें बड़ा खुलासा हुआ और यह डराने वाला खुलासा है। एक आतंकवादी बांग्लादेश से आया। इस बात का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं चूंकि याद होना चाहिए उन लोगों को जिनकी जिम्मेवारी थी कि हम देशवासियों के, राज्यवासियों की सुरक्षा करें। एक बांग्लादेशी, ना सिर्फ बांग्लादेशी आतंकवादी बांग्लादेश से झारखंड में आता है और 15 युवकों को ट्रेनिंग देकर सुरक्षित बकायदा वापस लौट जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन जब इस पर राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही थी तो राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम तो चाहते हैं कि एकजुट होकर काम करें, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर काम करें, राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ये हेल्दी इन्वायरमेंट में डिबेट हो रहा है, तो मैं भी इसे डिरेल नहीं करना चाहूंगा। देखिए, इसमें राजनीति का समावेश नहीं करना चाहिए। जब भी आपने आतंकवाद का सहारा लेकर राजनीति करने की कोशिश की है या आपकी गलत नीतियों के कारण आतंकवाद पनपा है तो उसके परिणाम भयावह हुए हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो बार बार केंद्र सरकार पर ये कह रहा है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी जी को 72 पॉइंट्स में जब तक वो लैंड लेकर नहीं देंगी तो वो कैसे उस पर फेंसिंग होगी। और फेंसिंग एक बड़ा जरिया। देखिए, अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर, क्या अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका की टेक्निक से वो विश्व की सबसे एडवांस टेक्निक है। उसके बाद भी ग्रेट वॉल बनाने की बात करते हैं ट्रंप मेक्सिको बॉर्डर पे, ताकि इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं आ सके मेक्सिको से, क्योंकि उन्हें एक चाहिए, एक रोकने वाला कुछ। इसी तरीके से हम यहां बाढ़ लगाना चाहते हैं बांग्लादेश बॉर्डर से, तो वहां पर अगर आप जो राज्य सरकार जमीनें अधिग्रहण करके हमें नहीं देंगी या एनओसी नहीं देगी, तो कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उस 600-700 किलोमीटर जहां बाढ़ नहीं लगा हुआ है, राज्य सरकार के, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वो कैसे करेगी। और आप देखिए, ये झारखंड में कोई नया कनेक्शन नहीं। आपको याद होगा 2013 में उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बोधगया में जो उनकी सभा हुई थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे, रांची के हिंदपीढ़ी में एक लॉज में छापेमारी में 9 लाइव बॉम्ब्स मिले थे और वो लाइव बॉम्ब्स बिल्कुल वैसे ही थे जो बोधगया में हुए थे। और इनकी सीटियों बिल्कुल रांची के धुरवा से सटा हुआ एरिया है, सीटियों के जंगलों में इसकी विस्फोट करके ये यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। तो पुराना कनेक्शन रहा, उसमें सिमी का भी नाम आया था और आतंकवादी संगठनों का नाम आया था। देखिए, हमारा मानना है ना कि जब तक राजनीति से ऊपर उठकर आप जो मुस्लिम घुसपैठी आ गए हैं उनको कान पकड़कर नहीं निकालेंगे तो यहाँ के मुसलमानों का हित कर रहे हैं। आप पुराने डिबेट भी देख ले, मैंने हमेशा कहा है कि झारखंड के मुसलमानों का जो ये बांग्लादेश से आया अब्दुल है, ये अहित करता है,
उसको कान पकड़ के भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट बैंक के राजनीति के जरिए उसका वोटर आई कार्ड, उसका आधार कार्ड बनाकर उसको बसाया जाता है। हमने तो कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि आदिवासी बेटियों को टारगेट करके वो निकाय चुनाव पर भी काबिज होता है। इनका कहना है कि भाई हमने इस मुद्दे को उठाया, चुनाव में हार। साहब ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रहित के मुद्दे के लिए कोई भी कुर्बानी देनी हम देंगे। लोग आज नहीं समझे, आगे जरूर समझेंगे, और समझे चाहे नहीं समझे, राष्ट्र प्रथम होता है हमारे लिए। और जो मैं कहता हूं, सरकार की कभी कभी गलत नीतियों के कारण आतंकवाद बढ़ता है। पहला उदाहरण आपको याद है ना, यूएनओ में कौन ले गया था कश्मीर के मुद्दे को? जवाहरलाल नेहरू जी। आज तक पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मामले में यूएनओ के जो उस रेजोल्यूशन है उसका जिक्र करता है। उसके बाद जब हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी 1971 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उन्हें रोक दिया था। और उससे भी बड़ी बात, 70,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने बांग्लादेश में सरेंडर किया था। हम चाहते तो कश्मीर में आतंकवाद नहीं पनपता, उसके बदले अपना जो काबिल पाकिस्तान ने कब्जा किया है कश्मीर, वो ले सकते थे इन 70,000 सैनिकों के बदले। लेकिन शिमला समझौते के तहत उनको बिना किसी मांग के छोड़ दिया गया। अब आप देखिए, अकाली दल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भिंडर वाले को शह दिया। देखिए पाकिस्तान, पंजाब में आग लग गई पर ये इतना बड़ा फाइनल आयुष जी। और जो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है कैसे भस्मासुर बन जाते हैं ये आतंकवादी, एलटीटी को हमारे देश में पनाह दी गई। प्रभाकरन यही रहा करता था, बाद में वो श्रीलंका गया। श्रीलंका पे दबाव डालने के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एलटीटी को पनाह दिया, बढ़ाया, और अंत में वो एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की मौत का, उनकी शहादत। देखिए मुद्दा गंभीर और मुद्दा इतना बड़ा है कि घंटों अगर इस पर जिक्र करें तो कम होगा, चूंकि जितनी घटनाएं हमारे देश में पूर्व में घट चुकी हैं उसके लिए चाहे जो भी जिम्मेवार हो, लेकिन खतरा हमारे देशवासियों पर मंडराता रहा है। पूर्व की अगर बात कर ले, निश्चित तौर पर आने वाले सालों में ऐसा ना हो इसकी कोशिश लगातार बनी रहती है। एक फाइनल कमेंट कांग्रेस से लेना चाहेंगे, राजेश सिन्हा सन्नी जी है। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो घुसपैठियों को, आतंकवादियों को कान पकड़कर बाहर करना चाहते हैं। मौजूदा सरकार के तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको पनाह दे रही है। देखिए निश्चित तौर पे कान पकड़ के तो बाहर करना ही चाहिए, लात मार के बाहर करना चाहिए इन लोगों को, तो जो ऐसे आतंकवादी लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आपको अगर बयान याद होगा तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए हम भारत देश के सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कितने नेताओं ने अपने अपने जान की कुर्बानियां दी, शहादतें दी। और जब देश की आजादी हुई आयुष, तो उस समय क्या ऐसा नहीं था देश की आजादी में एक धर्म विशेष के लोग ही आजादी कराने के लिए निकले थे? हर धर्म के लोगों का उसमें बराबर का अधिकार था जब भारत देश को आजाद करा गया तब। और जो लोग रहते हैं आज भारत देश में, उनका भी बराबर का अधिकार है भारत देश में। तो निश्चित तौर पे आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एकजुटता से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी, वक्त की पाबंदी, पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार के लिए आयुष। जो लोग रहते हैं वैध तरीके से, स्पष्ट कर दीजिए। वैध तरीके से जी, जो लोग, जो भारत देश के नागरिक है जी, वो जो भारत देश के नागरिक है, वो सभी का अधिकार है आयुष। मैंने क्या बोला आपको? देश की आजादी में भी सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ा। सभी ने, कितने लाखों लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी, जान की शहादतें दी जी, बिल्कुल। तब जाकर के देश आजाद हुआ। आज हम एक खुलकर बात कर पा रहे हैं। आयुष, निश्चित तौर पर मैं आपसे 10-20 सेकंड लूंगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था भारत देश में। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सजाने संवारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यहां तक लाने का काम किया। रेल का बात करूं, हवाई जहाज का बात करूं, सड़क का बात करूं, ऐसे बहुत सारे वक्त की पाबंदी का बात करूं, रिम्स का बात करूं, कांग्रेस पार्टी पर। अब अंतिम पड़ाव पर है हम। सवाल गंभीर है, सवाल आतंकवाद को लेकर है जी। फाइनल कमेंट 10 सेकंड मात्र प्रतुल जी। 50 वर्षों में सिर्फ 11 आईआईटी थे, हम लोगों ने 10 वर्षों में 17 आईआईटी दिए। इनके समय में 3 एम्स थे सिर्फ, अब हमारे समय 7 एम्स है। तो ये इनका 50 साल का डेवलपमेंट, ये इनका। चलिए, लगातार चर्चाएं होती रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा, चूंकि राजनीतिक दल है और कड़े प्रतिद्वंदी एक दूसरे के। लेकिन हम मानते हैं, न्यूज़ 11 भारत यह मानता है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम हो या आरजेडी, आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होकर काम करेगी और हमारे देश से आतंकवाद का खात्मा होगा। एटीएस सक्रिय है। निश्चित तौर पर जिन 15 युवकों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई है वो भी जल्द गिरफ्त में होंगे। तमाम जिलों के एसपी एक्टिव हैं
और ये तमाम जो आतंकी संगठन से कनेक्शन झारखंड का सामने आ रहा है, उम्मीद करते हैं इसका खुलासा जल्द होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, इस तरह के गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।